वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तब तक हमने देखा था कि लुओ शानशान की कहानी जानने के बाद चवैनिंग को चैन फैमिली पर काफ़ी गुस्सा आता है और जब वो मिस्टर चैन को सबक सिखा रहा होता है तभी गलती से तियानवेन शिमी के चेहरे पर चली जाती है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ देर तक पूरे घर में से कोई कुछ नहीं बोला, केवल मिस्टर चैन के रोने की आवाज़ ही सुनी जा सकती थी। शिमी ने अपना सर नीचे कर रखा था, वहीं वो अपने हाथ से उस खून को रोक रहा था और वो अपनी आंसू भरी नज़रों से चवैनिंग की ओर देखता है और बोलता है, शिजुन अब मत लड़िए, अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे तो शिशेंग पीक तक बात पहुंच जाएगी। मोरन शिमी की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वैसे उसे किसी का दर्द समझ नहीं आता था, लेकिन बात जहाँ शिमी की होती थी तो वो अपने आप को नहीं संभाल सकता था। उसने वादा करा था कि दूसरी ज़िंदगी में वो उसे एक चोट नहीं आने देगा, लेकिन अब शिमी उसके सामने घायल हुआ था, वो भी चवैनिंग की विलोवाइन से। और मोरन चवैनिंग पे बिना ध्यान दिए शिमी की ओर जाता है और उसके गाल पे आए हुए कट को देखने लगता है। मोरन कहता है, मुझे देखने दो। शिमी बोलता है, सब ठीक है। भले ही शिमी नहीं चाहता था कि वो उसके घाव को देखे, लेकिन फिर भी मोरन उसके घाव को देखता है। उसके गाल पे एक कट का निशान था जिसमें से खून निकले ही जा रहा था। ये देखकर मोरन की आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपने होठों को काटता है और चवैनिंग की ओर देखकर चिल्लाता है, क्या तुम अब खुश हो? चवैनिंग का चेहरा उदास था। वो कुछ नहीं कहता, ना तो वो माफ़ी मांगता और ना ही आगे बढ़ता। वो अपनी ही जगह पर जम गया था। वहीं मोरन, वो काफ़ी गुस्से में था। आखिर जिस इंसान से वो प्यार करता था, जो कि पिछले जन्म में उसके आगे ही मरा था, तो उसे ऐसे टॉर्चर होते हुए देख वो कैसे शांत रह सकता है। वो और चवैनिंग एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। कोई नजरें नहीं झुकाता और ना ही कोई कुछ बोलता। मोरन चवैनिंग को समझ नहीं पा रहा था। वो इतने साल उसके साथ रहा है, इतने साल से उसने उससे नफरत करी है। आखिर चवैनिंग हमेशा ऐसा क्यों करता है कि ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक दूसरे के सामने आके खड़ा होना होता है। जब मोरन पहली बार शिशेंग पीक में आया था तो उसकी हर गलती पर चवैनिंग उसे पीटता था, फिर शिमी को चोट पहुंचती थी। आखिर चवैनिंग के पास केवल 3 डिसेबल हैं, लेकिन उसने कभी भी तीनों को बचाने की कोशिश भी नहीं करी। फिर शिमी की मौत के बाद शिशेंग पीक तबाह हो गया और मूवियो पूरी दुनिया का राजा बन गया। आखिर अब उसका सम्मान कौन नहीं करेगा सिवाय एक इंसान के। वो था चवैनिंग, जो कि हमेशा उस पर वार करने की कोशिश करता। भले ही उसके पास शक्ति न बची हो तो वो अपनी ज़बान से मोरन को हमेशा ये एहसास दिलाता कि दुनिया का राजा होने के बावजूद वो बस एक पत्थर दिल इंसान है जो कि अब पागल हो चुका है। दोनों ने अभी तक शादी का जोड़ा पहन रखा था। दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके बीच दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि उनके बीच इस तरह की दूरी है जिसे शायद कभी नहीं ख़त्म करा जा सकता। और चवैनिंग तियानवेन को वापस बुलाता है। मिस्टर चैन शिमी के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं, आपका शुक्रिया, शुक्रिया बुद्धा, मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया। आप काफ़ी दयालु हैं, एकदम भगवान के फरिश्ते की तरह। हमेशा से ऐसा ही था। चवैनिंग हमेशा से मुश्किलों का सामना करता था। न्याय दिलाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अंत में बुद्धा कौन बना? कोई और बेचारा कौन बना जिसने खुद पाप करा था। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा था। उसका गुस्सा तेज था, वो ये बात मानता था, लेकिन उसे कभी भी
अपने गुस्से पर पछतावा नहीं हुआ। वो तो केवल उसके विलो वाइन का निशाना चूक गया और गलती से उसके डिसिबल को चोट लग गई। तो पहली बार वो अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सामने से कुछ कह पाए। और वो अकेले ही चैन फैमिली की सबसे छोटी बेटी के पास जाता है। जब उस छोटी बच्ची ने उसको देखा तो वो घबरा जाती है। पूरी चैन फैमिली में केवल एक वही थी जो कि दिल से साफ थी। च्वेनिंग कहता है, तुम्हारी माँ पर एक घोस्ट ने कब्जा कर रखा है जो कि बेजान मौत मरी है। अगर तुम लोग उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो वो वापस तुम पर हमला कर सकती है। तो तुम सबको पश्चाताप करना होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ मारी जाएगी। जब ये उठ जाए तो इनसे कहना कि मिस लुओ की टैबलेट बनवा दे, जहाँ मिस लुओ को चैन बो हुआन की पत्नी की तरह स्वीकारा जाए। और जो भी सच तुम लोगों ने छुपाया है अब उसे बताने की बारी आ चुकी है। इसी से तुम लोग अपना पश्चाताप कर पाओगे। यही लुओ शानशान की आखिरी इच्छा थी। और फिर च्वेनिंग कहता है, और इसके अलावा तुम्हारे पूरे परिवार को दिन में 3 बार लुओ शानशान की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। ऐसे ही तुम मिस लुओ को खुश कर पाओगे और फिर वो तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगी। ये सब तुम्हें 10 सालों तक करना होगा। अगर तुम लोगों ने बीच में रोक दिया तो मिस लुओ वापस बदला लेने आ जाएंगी। वो छोटी लड़की कहती है, मैं समझ गई, शुक्रिया था मास्टर। और च्वेनिंग मिस्टर चैन और उसके बेटे की ओर देखता है। उसकी नजरें तीखी थी और वो बोलता है, जब चैन्या उठ जाए तो तुम दोनों को उसे सच बताना होगा और उसके बाद ये उसकी मर्जी होगी कि वो इस घर में रहना चाहती है कि नहीं। अगर तुमने कुछ भी छुपाने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों की ज़बान निकाल दूंगा। और वो दोनों घबरा जाते हैं और छुपकर च्वेनिंग से वादा करते हैं। च्वेनिंग फिर कहता है, और रही बात 100 बटरफ्लाई फ्रेग्रेंस पाउडर की, इसका आविष्कार लुओ शिशेंग ने करा था। तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मुझे नहीं लगता मुझे कहने की ज़रूरत है। दोनों के दोनों कहते हैं, हम जानते हैं, हम दुकान में जाएंगे और गांव वालों को सच बता देंगे। और फिर इस सब के बाद च्वेनिंग मुरान से कहता है कि चैन्या को उठाने में मदद करे ताकि वो उसके शरीर से जहर निकाल पाए। मुरान ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो उसका शिजुन है और क्योंकि वो छोटा है तो उसे ये सब करना होगा। तो वो शिजुन की बात मानता है। वो शिमी से कहता है कि अपने चेहरे पर इलाज करवा ले। उस कमरे में च्वेनिंग चैन्या को साफ कर रहा होता है और उसे दवाई देता है। वहीं मोरन उसको तौलिया देता है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, ना ही एक दूसरे की ओर देखते। च्वेनिंग को समझ नहीं आ रहा था कि जब चैन्या उठेगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। आखिर इन सब में चैन्या की तो कोई गलती भी नहीं थी। और फिर चैन बो हुआन के कमरे के बाहर जाने से पहले च्वेनिंग एक दीवार की ओर देखता है जहाँ पर चैन बो हुआन ने लिखा था, सब वही है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी क्यों मेरे लिए कुछ सही नहीं है। खुशी के प्याले में क्यों गम छुपा दिखता है। आखिर ऐसी कैसी जुदाई है जो गलत लगती है। जैसा सोचा था सब वही है, लेकिन मेरा प्यार वो नहीं है। ये पढ़कर च्वेनिंग को काफ़ी दुख होता है। ये सब चैन बो हुआन ने लिखा था। चैन फैमिली का बेटा जिसकी ज़बरदस्ती याओ से शादी करा रहे थे, उसका दिल काफ़ी दुखी था। वो इस दुख को दबाए खिड़की के पास केवल इन दीवालों पर लिखकर अपना दुख जाहिर कर पाता था। च्वेनिंग अब कुछ और देर चैन फैमिली के घर में नहीं रुक सकता था। भले ही उसके कंधे पर लगी हुई थी
लेकिन वो अपने दर्द को बर्दाश्त करके उस घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि चिवेनिंग और शिमी दोनों ही घायल थे, तो वो पैदल शशांक पीक की ओर नहीं जा सकते थे और चिवेनिंग को तलवार पर उड़ना पसंद नहीं था। तो गाइस, ये हमें आगे पता चलेगा कि चिवेनिंग को तलवार पर उड़ना क्यों नहीं पसंद। फिर वो एक धर्मशाला जाते हैं, धर्मशाला यानी होटल। वो होटल की ओर जा रहे होते हैं। चिवेनिंग शांति से चल रहा होता है, वहीं उसके 2 डिसिपल उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी शिमी पूछता है, आरान, ये कपड़े जो तुमने और शिजुन ने पहने हैं, ये तो आखिर हुआ क्या था? मोरन एकदम से जम जाता है। उसने और चिवेनिंग ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वो बोलता है, ये तो कुछ नहीं, ये बस मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट की माया थी। तुम ज़्यादा मत सोचो। मैं और वो अपने कपड़े उतार रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिमी ने भी तो लाल जोड़ा पहन रखा है। भले ही उसके कपड़ों का डिज़ाइन अलग था, लेकिन था तो वो भी एक शादी का जोड़ा। और मोरन सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट के पास उसकी और शिमी की शादी हो रही होती। और फिर वो अपने कपड़े नहीं उतार पाता और शिमी की ओर देख रहा होता है। शिमी स्माइल करता है और पूछता है, क्या हुआ? तुमने कपड़े उतारना बंद क्यों कर दिया? मोरन कहता है, कुछ नहीं, और वो शिमी की ओर देखे जा रहा था। वहीं चिवेनिंग, जो कि उनके आगे खड़ा था, न जाने उसने कितनी बातें सुनी, लेकिन वो एकदम से पीछे मुड़ के उन दोनों की ओर देखता है। रात बीत चुकी थी और सूरज की किरणें आने लग गई थीं। जहाँ चिवेनिंग पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे कोई बता नहीं सकता था कि चिवेनिंग किस तरह के एक्सप्रेशन बना रहा है। और चिवेनिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो शादी के जोड़े को उतार देता है। अब उस जोड़े के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और अब हम चिवेनिंग को उसके सफ़ेद कपड़ों में देख सकते हैं, जहाँ उसका कंधा खून से पूरा सना हुआ था। वो नाखून के निशान जो उसने मोरन को बचाने में लगाए थे, अब सफ़ेद कपड़ों में वो काफ़ी ज़्यादा गहरे लग रहे थे। चिवेनिंग कहता है, मोवियो, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा हो भी क्या सकता है जिससे किसी को गलतफहमी हो। जब चिवेनिंग गुस्सा होता था तो वो मोरन को मोवियो बुलाता था। वो शांति से एक शब्द के अंदर ही मोरन को चुप करा सकता था और मोरन कुछ नहीं कहता और चिवेनिंग की ओर देख रहा होता है। चिवेनिंग स्माइल करता है और वापस चलने लगता है। अब इस वक्त कोई नहीं था, वो अकेले ही चला जा रहा था। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। जैसे वो धर्मशाला की ओर जाता है, वो सीधे अपने कमरे का दरवाज़ा लगा देता है और दर्द के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है। अपने उस दर्द भरे चेहरे से वो अपने कंधे को छूता है। मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट के नाखून चिवेनिंग के कंधे के अंदर तक गए थे, जहाँ से उसकी हड्डी देखी जा सकती थी। क्योंकि चिवेनिंग इतने सारे कामों में व्यस्त था, तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने जख्म को ठीक भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अब उसका जख्म और गहरा हो गया था। उसमें से कीड़े पड़ना चालू हो गए थे और दर्द वो बर्दाश्त लायक नहीं था। अपने कमरे में खड़े हुए वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके जख्म का खून सूख चुका था, तो उससे उसके कपड़े चिपक गए थे, जिसे निकालने में उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। क्योंकि मोरन और शिमी बगल वाले कमरे में ही थे, तो चिवेनिंग नहीं चाहता था कि वो उसकी आवाज़ को सुने, तो वो अपने निचले होठ को काट लेता है और उसे दबाकर अपने कपड़े उतारता है। जब वो अपने कपड़े उतार लेता है, तो उसके होठ और दांतों में हम खून साफ साफ देख सकते थे।
उसने अपने होठों को ज़्यादा तेज़ काट लिया था और चिवेनिंग अपनी नज़रें झुकाकर अपने उस घाव को देखता है और मन में सोचता है, ये इतना भी बुरा नहीं, मैं ये संभाल सकता हूँ। और टेबल के सहारे से वो नीचे बैठ जाता है। शिमी पहले ही उसके दरवाजे पर पानी और हैंकरचीफ छोड़ गया था, तो चिवेनिंग अपने घाव को साफ कर रहा होता है और फिर एक छुरे से वो अपनी गली हुई खाल को काटता है। फिर खुद से ही वो मैडम वांग की दी हुई दवाई को लगाता है। मुश्किल से ही सही, पर धीरे धीरे वो अपनी पट्टी कर रहा होता है। उसको कभी भी आदत नहीं थी कि किसी के आगे वो अपनी कमज़ोरी दिखाए। उसने कई बार इस दर्द का सामना करा है और अकेले ही ये सब झेला भी है। अगर कोई जानवर अपने आप को घायल कर लेता है तो वो एक कोने में छुपना पसंद करता है और अपने घाव को चाटता है। कभी कभार चिवेनिंग भी अपने आप को उन जानवरों की तरह समझता था। शायद भविष्य में भी वो अकेला होगा। वो जानता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे पसंद किया जाए, इसीलिए वो कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता कि कोई आए और उसकी मदद करे। उसे अपनी गरिमा काफ़ी प्यारी है। जब वो अपने सारे कपड़े उतार लेता है तो एक पाउच नीचे गिरता है, वही रेड सिल्क का पाउच जो उनकी शादी का प्रतीक है। चिवेनिंग उस पाउच को खोलता है जिसके अंदर मोरान और चिवेनिंग के बालों को बांधा गया था। चिवेनिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो सोच क्या रहा है। वो चाहता था कि वो इस पाउच को जला दे, लेकिन अंत में वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे उस शादी के वो पल याद आ रहे होते हैं। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा होता है और यही चीज़ सोचकर उसे खुद पर और गुस्सा आ रहा था और वो उस पाउच को कस के पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो इस बात को कभी नहीं मानना चाहता था कि अंदर ही अंदर वो मोरान को अपने दिल में बसा चुका है। वो और कुछ नहीं चाहता था सिवाय मोरान को अपने दिल से बाहर निकालने के अलावा। आखिर उसके साथ हो क्या रहा था? क्या मोवियो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में चिवेनिंग को परवाह करनी चाहिए? वो तो उसका डिसिपल है। आखिर इस तरह की सोच रख के चिवेनिंग किस तरह से अपने आप को शिजुन बुला सकता है? वो सही में एक जानवर से बदतर है। चिवेनिंग इसी तरह की बातें सोच रहा होता है कि तभी दरवाजे से दस्तक आती है, जिससे चिवेनिंग, जो कि अपनी ऊल चलूल बातों में फंसा हुआ था, एकदम से घबरा जाता है। वो एकदम से अपनी नज़रें उठाता है और उस पाउच को अपने स्लीव्स के अंदर छुपा देता है और हमेशा की तरह वही चेहरा, नॉट सो कन्विंसिंग, इसी एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है, कौन? और उसे मोरान की आवाज़ सुनाई देती है, शिजुन, ये मैं हूँ। जिससे चिवेनिंग की दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है। मोरान कहता है, आप दरवाज़ा खोलेंगे? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।